बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज़ करेंगे। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल फंक्शंस। जो है फाइनेंस के क्या फंक्शंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि फाइनेंस जो है वो क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, और फिर हम फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को समराइज करेंगे और फिर हम ग्लॉसरी की तरफ जाएंगे। वहाँ पर हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके ऊपर जो है हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो किस तरीके से फाइनेंस के अंदर उनको समझा जाता है। ठीक है, इस हमारे लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले इसके अंदर जिस चीज़ को हम इंशाल्लाह समझेंगे वो है फाइनेंस के फंक्शंस, फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइनेंस फंक्शंस इज अ वेरी एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस अंडरटेकिंग। जो फाइनेंस है वो किसी भी बिजनेस की जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं चल सकता। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। इट इज़ नेसेसरी टू सेट अप अ साउंड एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्या है कि इंतहाई ज़रूरी है टू सेट अप अ साउंड, एक मजबूत और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के हवाले से। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के हवाले से। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द अंडरटेकिंग। जो फाइनेंस मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो फैली होती हैं पूरी जितनी ऑर्गेनाइजेशन या जितनी अंडरटेकिंग होती है उसके अंदर। हर एक जो आस्पेक्ट होता है उसके अंदर जितने फाइनेंशियल मैटर्स जो डिस्कस हो रहे होते हैं उन तमाम के अंदर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, generally the finance function is placed in the hands of top management due to survival of a success, or the growth and development or failure mainly depends on financial decisions। ठीक है, कि आम तौर पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जॉइंट स्टॉक, इवन जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, वहाँ पर भी जो फाइनेंशियल जो मामलात होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग होती है वो तमाम जितनी भी होती है वो टॉप मैनेजमेंट के हवाले से होती है। टॉप मैनेजमेंट के हाथों में होता है सारा कुछ। ठीक है, वो फैसले करते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट और किस तरीके से हमने अपनी फाइनेंसिंग करनी है। ठीक है, द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शंस इज वेरी वाइड बिकॉज दिस फंक्शन अफेक्ट्स ऑलमोस्ट all the aspects of a firm's operations। ठीक है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो फाइनेंस के जो फंक्शंस हैं वो बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, और ये हर एक जो ऑपरेशन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो जुड़ा हुआ होता है वो उसके फाइनेंशियल मैटर्स के साथ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं वो हर एक फंक्शंस के साथ अटैच होते हैं। द फाइनेंस फंक्शंस इंक्लूड जजमेंट्स, के फंक्शंस के अंदर क्या चीज़ होती है, सबसे पहली क्या चीज़ है, जजमेंट अबाउट वेदर अ कंपनी शुड मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स इन अ फिक्स एसेट्स और नॉट। कि एक कंपनी जो है वो कोई फिक्स एसेट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, उनको परचेज करे या किसी एसेट को इंस्टॉल करना हो या किसी प्रॉपर्टी को
किसी परचेज करना हो ज़मीन या बिल्डिंग वगैरह, या और इसके अलावा कोई भी जो फिक्स एसेट्स जो होते हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इन चीज़ों का आपने डिसीजन लेना होता है। ठीक है। It is largely concerned with the allocation of a firm's capital expenditure, कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो एलोकेशन होती है उसके अंदर जो है ये कंसर्न होता है हमारा, कि उसके हवाले से हमने बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं ओवर अ टाइम, एज आल्सो रिलेटेड डिसीजंस सच एज फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड जो है ये बहुत एक कह लें कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से ख़ास तौर पर जो है इस चीज़ को देखा जाता है कि वहाँ पर जो है मैनेजमेंट के अंदर जो है जो फाइनेंशियल जो मैनेजर जो होता है वो अपनी एडवाइस देता है कि आप डिविडेंड जो है वो किस रेशो के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है। उसकी जो एक पर शेयर जो उसकी रेशो क्या होनी चाहिए। ठीक है। और उसमें से आपने कितना रिटेन करना है, कितना पे करना है, कितना रिटेन करना चाहिए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है। Most of the decisions taken by the management by the finance department affects the size and timing of the future of the funds। ठीक है। कि जितने आप डिसीजंस लेते हैं वो आपके डिपार्टमेंट का जो वो इफेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट के साइज को और उसकी जो टाइमिंग होती है। ठीक है। फंड्स की उनके हवाले से। ठीक है। द फाइनेंस फंक्शंस रेफर्स टू practices and activities directed to manage business finances। ठीक है। कि फाइनेंस फंक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक प्रैक्टिस को रेफर करते हैं, प्रैक्टिस और उन एक्टिविटीज को रेफर करते हैं जो डायरेक्ट करती हैं टू मैनेज बिजनेस फाइनेंसेस। द फंक्शंस आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है। कि ये फंक्शन जो हैं वो एक्वायर करना और मैनेज करना किन चीज़ों को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टू जनरेट प्रॉफिट, उस हवाले से उनकी तरफ इशारा करते हैं। ठीक है। और उनकी ओरिएंटेशन को के बारे में बताते हैं। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन optimized by these functions contribute to the productivity of other business functions। इसके अंदर प्लानिंग आ जाती है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग आ जाती है। ठीक है ना। कि ये क्या करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है एक ऑप्टिमाइज्ड लेवल के ऊपर जाकर ये फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमारी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि बिजनेस कोई भी जो है वो फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता। विदाउट प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नो बिजनेस कैन रन स्मूथली। ठीक है। एक The finances process can be related to planning, execution, control and maintenance of financial resources। ठीक है। कि जो फाइनेंस है वो बिजनेस के हवाले से एक उसकी लाइफ ब्लड समझा जाता है, और उसके बगैर कोई भी बिजनेस जो है वो स्मूथली नहीं चल सकता। द फाइनेंस जो होता है वो क्या होता है कि वो प्लान करने के हवाले से उसको एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, और फिर उन चीज़ों की मेंटेनेंस जो होती है रिसोर्सेज की, ये तमाम फैक्टर्स जो होते हैं फाइनेंस के हवाले से देखे जाते हैं। विदाउट फाइनेंस हम इन चीज़ों के ऊपर ना कोई अमल कर सकते हैं और ना ही इन चीज़ों के बारे में इवन सोच सकते हैं। ठीक है। मोर ओवर इट्स स्कोप इज एवर इंक्रीजिंग।
इसका स्कोप जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इट्स वाइडन एज द कंपनी ग्रोस। सही है, लार्जर कंपनीज हैव द रिसोर्सेज टू सपोर्ट द इंक्रीज इन फंक्शंस। ये क्या चीज़ है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं वो भी एक लार्ज पैमाने के ऊपर देखे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बाकायदा स्टेब्लिश होते हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाहिर बात है कि वहाँ पे जितना आपका कंपनी का साइज बड़ा होगा वहाँ पे उतनी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, classification of financial functions. A firm performs functions simultaneously and continuously, the normal course of the business. ठीक है, कि फंक्शंस जो हैं फर्म के वो एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। दीज फंक्शंस डू नॉट नेसेसरली अकर इन अ सीक्वेंस। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये जितने भी फंक्शंस हैं ये एक सीक्वेंस के अंदर पाए जाएं। ठीक है, सीक्वेंस में हो। फाइनेंस फंक्शंस कॉल फॉर स्किलफुल प्लानिंग, ये एक स्किलफुल प्लानिंग और कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कि ये एक स्किलफुल वे के अंदर जो है प्लानिंग होती है, कंट्रोल होता है और उन चीज़ों की, उन एक्टिविटीज़ की एग्जीक्यूशन होती है। अब हम ज़रा देखते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल फंक्शंस हैं क्या। उसके अंदर हम उनकी क्लासिफिकेशन कुछ करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हमारे जो फंक्शंस हैं वो आएंगे और फिर उसके अंदर दूसरे नंबर पर शॉर्ट टर्म जो है वो उनको हम देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं उसके हवाले से और भी बेशुमार चीज़ें जो है वो हमारी आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले जो एक चीज़ हमारा हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में वो आ जाता है एसेट को की फिक्सेशन और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, कि आप किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई किसी और कंपनी में, या कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, या किसी प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस के हवाले से उसकी प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल के हवाले से फाइनेंसिंग जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो क्या होगी, और प्रॉफिट की एलोकेशन जो है, ये तीन मैटर जो हैं ये हम लॉन्ग टर्म जो हमारी प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फंक्शंस की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी होते हैं जिसके अंदर टाइम वैल्यू आ जाता है, और इसके अलावा और भी बेशुमार जो हैं वो इसमें लिए जा सकते हैं। बजटिंग जो है वो भी लॉन्ग टर्म के हवाले से आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ होती है शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो आपका नॉर्मली लिक्विडिटी डिसीजन जो होता है वो देखा जाता है। वर्किंग कैपिटल, कि आप अपने पास वर्किंग कैपिटल कितना रखेंगे, क्या उसकी होगी कि ऑपरेशनल मैटर्स जो हैं वो आपके स्मूथली चल सके। अब हम ज़रा थोड़ा सा अपने लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनको ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो होते हैं ये एक लॉन्गर टाइम हॉरिजन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। नॉर्मली इनका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर से एक्सीड कर रहा होता है। दे मे इफेक्ट द फर्म्स परफॉर्मेंस, और ये फर्म्स की परफॉर्मेंस को और उसकी वैल्यू को लॉन्ग रन बेसिस के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, दे आल्सो रिलेट द फर्म्स स्ट्रेटजी, जो फर्म्स की एक स्ट्रेटजी होती है, और जनरली इन्वॉल्व इसके अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो इन चीज़ों को कर रही होती है। किसी भी फर्म के जो गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है, उसका जो मिशन, उसका जो विजन होता है फर्म के हवाले से, वो नॉर्मली जो होता है वो लॉन्ग टर्म अपना डिसीजन मेकिंग के हवाले से आ जाता है। अब इसके अंदर हम तीन चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरी फाइनेंसिंग और तीसरी डिविडेंड के हवाले से।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर वो क्या कहते हैं जी कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करते हैं कि आ फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कोई एसेट खरीद लिया, ठीक है, चाहे वो कोई आपका फिक्स एसेट्स हुआ या आपका जो है एब्सोल्यूट जो कह लें कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं ना, जिसमें प्लांट प्रॉपर्टी और फिर इक्विपमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी दूसरी फर्म में भी अगर कोई लॉन्ग टर्म आप उनके एसेट्स को खरीदते हैं, वहाँ पे कोई या कोई बॉन्ड या इस तरह की कोई चीज़ खरीदते हैं, तो ये भी आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजंस में शुमार होगी। They are also they are therefore referred to as capital budgeting decisions. A budgeting decisions involve the decisions of allocation of capital or commitment of funds to long-term assets that would yield benefits cash flows in the future। ठीक है, कि कैपिटल बजटिंग के अंदर क्या होता है कि आपके एलोकेशन होती कैपिटल की और कमिटमेंट होती है फंड्स के साथ में टू लॉन्ग टर्म एसेट्स के हवाले से, और इसके अंदर आपका कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है। Two important aspects of the investment decisions are evaluation of prospective profitability and the new profitability of new investments and the measurement of a out of rate, ठीक है, out of rate gain। कि इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आप जो है उसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको किसी भी इन्वेस्टमेंट के आप ध्यान में रखते हैं, जिसके अंदर आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, उसके हवाले से जो उसकी मेजरमेंट होती है फ्यूचर में, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो उसकी मेजरमेंट फ्यूचर की वैल्यू जो है वैल्यूएशन, उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रिटर्न ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स कुड बी कंपेयर्ड। ठीक है, कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट जिस जगह पे कर रहे हो उसको कंपेयर अगर हम फ्यूचर में देखेंगे, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, तो वो कहाँ पर वो आपकी इन्वेस्टमेंट खड़ी होगी। ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर डिफिकल्ट टू मेजर। ये एक मुश्किल अमल होता है। cannot be predicted with certainty। आप एग्जैक्टली उस चीज़ को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, एक एग्जैक्ट उसका तयन नहीं कर सकते कि ये फ्यूचर में इसकी इतनी वैल्यूएशन होगी, क्योंकि मार्केट में चीज़ें जो है वो चेंज होती है। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट अराइजेज बिकॉज ऑफ द अनसर्टन रिटर्न। सही है, कि अनसर्टन रिटर्न्स की वजह से रिस्क जो है वो उसके इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से अनसर्टन रिटर्न होता है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स शुड देयरफॉर बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क। कि फिर हमारी इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल्स होते हैं वो इवैल्यूएट किए जाते हैं, सही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिस्क की वजह से, कि आपके फ्यूचर में किसी भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो उससे मुतल्लिका आपको कितना उसके ऊपर मार्केट में रिटर्न जो है वो मिल सकता है। और दूसरे नंबर पर आप ये देखते हैं कि कल को किसी किस्म का इसके अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो, कहीं आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ज़ाया ना चली जाए या उसके अंदर और कोई मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। Besides the decisions to commitment funds in new investment proposals, ठीक है, आप ये इन चीज़ों को साइड बाय साइड देखते हुए इन नई प्रपोजल्स को आप evaluate करते हैं। कैपिटल बजटिंग आल्सो इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग के अंदर जो रिप्लेसमेंट डिसीजंस होते हैं वो भी देखे जाते हैं, कि मसलन एक एसेट आपका अपनी लाइफ जो है वो पूरी कर चुका है, तो आपने उसके बदले में जो एसेट आपने खरीदा है उस चीज़ को आप कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, या यूँ समझ लें कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आप कोई प्रॉपर्टी या उसकी कोई प्लांट या आप इक्विपमेंट को अगर परचेज करेंगे तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो भी कैपिटल बजटिंग के अंदर शुमार होगी। The decision of commitment funds when an
एसेट बिकम्स लेस प्रोडक्टिव और नॉन प्रॉफिटेबल। ठीक है, कि ये जो फंड्स के साथ में कमिटमेंट होती है, इसकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस प्रोडक्टिव हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो सकती है, या मोर उसमें जो है वो कह लें कि आपका रिटर्न जो है वो शामिल हो सकता है। अब ये तमाम फैक्टर्स जितने भी होते हैं ये आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो लॉन्ग टर्म डिसीजन हमारा आ जाता है वो आ जाता है फाइनेंसिंग के हवाले से, कि फाइनेंसिंग जो है वो किस तरीके से आप करें। कह रहे आप फाइनेंसिंग डिसीजन इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। Broadly, the manager must decide when, where, from, and how to acquire funds to meet the firm's investment needs. कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि कब, कहाँ और कहाँ से वो और किस तरीके से वो फंड्स को हासिल करेगा। क्या वो अपनी जेब से हासिल करेगा, क्या वो बैंक से लोन लेगा, क्या एक आम पब्लिक से जो है वो उसकी शेयर्स को सेल करके उसकी बदले में जो है वो चीज़ें फंड्स इकट्ठे करेगा, या मुख्तलिफ और कोई ज़राए उसके लिए तलाश करेगा कि जिससे फर्म की इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया जा सके। ठीक है, द सेंट्रल इशू बिफोर द मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट। ठीक है, कि वो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू होता है किसी भी मैनेजर के पास, कि वो एक पोर्शन जो होता है वो इक्विटी का और डेट का जो है उसको डिटरमाइन करे। इक्विटी क्या चीज़ होती है, जो कि आपकी मलकियत में चीज़ होती है, प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट जो कि कंपनी की अपनी मलकियत में, अपने पोजेशन में वो चीज़ें होती हैं। और डेट्स कौन से होते हैं, जो कि वाजिबात होते हैं कंपनी के जिम्मे, जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को उन्होंने पे करने होते हैं। The mix of debt and equity is known as the firm's capital structure। कि इस दोनों चीजों का जो मिक्सचर है उस चीज को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी का डेट का और इक्विटी का जो स्ट्रक्चर होता है उस चीज को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, द फर्म मैनेजर मस्ट स्ट्राइव टू obtain द बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स और द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कि एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो एक बेस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से मिक्सेशन को डेवलप करता है। ठीक है, जिसके अंदर वो डेट को और इक्विटी को बैलेंस रखते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अपना डेवलप करता है। फॉर द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड ऑप्टिमम व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, कि अगर वो अपनी फर्म्स के कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमम लेवल पे रखता है तो मार्केट वैल्यू शेयर की जो है वो मैक्सिमाइज होती है। सही है। इन द एब्सेंस ऑफ डेट, डेट की एब्सेंस में द शेयर होल्डर्स रिटर्न इज इक्वल टू फर्म्स रिटर्न। ठीक है, कि जो शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न होता है वो फर्म्स के रिटर्न के बराबर होता है अगर डेट्स ना हो तो। द यूज ऑफ डेट अफेक्ट्स द रिटर्न, के अगर आप डेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो रिटर्न के ऊपर असरअंदाज होता है। एंड रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर के लिए वो एक रिस्क भी होता है। इट में इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द फंड्स, कि ये हो सकता है कि वो इक्विटी के जो फंड्स हैं उसके ऊपर आपका रिटर्न इंक्रीज हो, बट इज ऑलवेज इंक्रीज रिस्क एज वेल। लेकिन इसके साथ साथ में हमेशा एक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। द चेंज इन द शेयर होल्डर रिटर्न कॉज्ड बाय चेंज इन द प्रॉफिट, कि आपका जो शेयर होल्डर का जो रिटर्न होता है अगर उसके अंदर को किसी किस्म का कोई चेंज आता है तो प्रॉफिट की जो एक लिवरेज होती है प्रॉफिट का के हवाले से उसमें भी चेंज आता है। ठीक है,
स्टूडेंट्स अब हम थर्ड नंबर पर जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड क्या चीज़ होती है? ये प्रॉफिट होता है जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो अपने शेयर होल्डर के अंदर प्रॉफिट को जो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं, उसके शेयर्स के बदले में। A dividend decision is the third major financial decision। के डिसीजन जो होता है ये तीसरे नंबर पर एक बहुत मेजर डिसीजन होता है कि फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट हैव टू डिसाइड वेदर द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट। कि एक मैनेजर को ये भी डिसीजन लेना होता है कि वो क्या सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवा दे या रिटेन करे उसको कुछ थोड़ा सा, और या डिस्ट्रीब्यूट करे पोर्शन उसका, या उसमें से कुछ थोड़ा सा पोर्शन अपने पास रिटेन कर ले। The proportion of profit distributed as dividend is called the dividend payout ratio। कि जो हम डिविडेंड जो है कस्टमर्स को अपने अपना जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनमें जो हम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम उसकी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पे आउट रेशो। और जो चीज़ वो अपने पास रिटेन करता है उस चीज़ को हम कहते हैं रिटेंशन रेशो। ठीक है। Like the debt policy, dividend policy should be determined in terms of its impact on the shareholders value। ठीक है। कि जैसे आपने एक डिविडेंड और डेट की जो पॉलिसी को देखा, इसी तरीके से जो आपकी डिविडेंड की पॉलिसी है उसको भी डिटरमाइंड किया जाता है शेयर होल्डर्स की वैल्यू के हिसाब से। The optimum dividend policy is one of that maximization that market value of the shareholders। ठीक है। कि ऑप्टिमम जो डिविडेंड की जो पॉलिसी होती है वो उसको उसके ऊपर मैक्सिमाइजेशन होती है मार्केट वैल्यू की। ठीक है। शेयर होल्डर्स जो हमारे शेयर्स होंगे वो मार्केट में एक मैक्सिमाइजेशन के लेवल को टच करेंगे और उनकी वैल्यूएशन एक एक मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट को देखते हुए जो है वो डिटरमाइंड होगी। ठीक है। Thus, if shareholders are not indifferent to the firm's dividend policy, the financial manager must determine the optimum dividend payout ratio। कि अगर तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो इतने यानी कि ज़्यादा कुछ ला ताल्लुक किस्म के होंगे, इनडिफरेंट मीन ला ताल्लुकी, अगर वो शो करवाते हैं, वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं वो नॉर्मली डिविडेंड की पे आउट रेशो जो होते हैं वो कम रखते हैं। ठीक है। ताकि वहाँ पर जो है कंपनी के इस्तेमाल में वो फंड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। दूसरे नंबर पर जो लॉन्ग टर्म को अभी हमने डिस्कस किया, अभी हम शॉर्ट टर्म की तरफ जाते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जो एक सबसे मेजर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है लिक्विडिटी डिसीजंस के हवाले से। अब शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं? जिनका टाइम ड्यूरेशन नॉर्मली लेस देन 1 ईयर होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इस चीज़ को हमने देखना होता है वो नॉर्मली करंट एसेट्स जो होते हैं हमारे और करंट लायबिलिटीज का जो एक उसमें डिफरेंस होता है, उन चीज़ों को हमने देखना होता है। यानी कि यूं कह लें कि हमने अपने वर्किंग कैपिटल की के प्रोपोर्शन को हमने डिस्कस करना होता है कि हमने अपने पास कितने करंट एसेट्स रखने हैं और कितने जो करंट लायबिलिटीज हमारी होनी चाहिए। हमारे पास कैश इन हैंड कितना होना चाहिए, बैंक में कितना कैश आपके पास मौजूद हो, या आप लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है आपके पास कितने एसेट्स होने चाहिए ताकि आप अपने ऑपरेशनल मैटर्स को आप चला सकें। ठीक है। अब हम जरा स्टूडेंट्स अपने इस टॉपिक को समराइज करते हैं। देखिए, हमने दो तरह की जो अपने फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको फंक्शंस को डिस्कस किया, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म थे। फाइनेंशियल फंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉडर कैटेगरीज। ठीक है। कि इसके अंदर 3 कैटेगरीज जो है ना मेजर थी जिनको हमने डिस्कस किया, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन थे और डिविडेंड डिसीजन थे। ठीक है।
In other words, the firm decides how much to invest in short term and how much invest to in long term. कि फिर हमने इन तीनों डिसीजंस को जहन में रखते हुए हमने ये देखना होता है कि शॉर्ट टर्म में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और लॉन्ग टर्म में कितनी करनी है। अपने फंड्स को हमने कितना रेज करना है, बढ़ाना है, और इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजर शुड एम एट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। और अपने पास फंड्स को बढ़ाते हुए हमने शेयर होल्डर का जो स्टेक है उसका भी ख्याल करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम जितनी भी ये जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर मेजर हमने दो चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होता है। एक, फर्म्स के जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है, दूसरे नंबर पर हमने शेयर होल्डर की जो उसका जो स्टेक होता है उसकी भी हमने ख्याल करना होता है। ठीक है, हमने एसेट्स के जो उसमें जो कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फाइनेंसिंग के डिसीजंस करते हैं, और शेयर होल्डर्स के हवाले से हम डिविडेंड के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर जिस चीज़ों को ग्लॉसरी के अंदर हमने शामिल किया उसमें एक तो था हमारा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है? वो कहता है द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन अ बैंक। अगर आप कोई पैसा आप बैंक में रखते हैं या बिजनेस प्रॉपर्टी इक्विपमेंट वगैरह में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, सरमायाकारी का नाम देते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग क्या चीज़ होती है? टू प्रोवाइड द मनी टू पे फॉर समथिंग, कि ये बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो मामलात होते हैं उनको चलाने के लिए जो हमें एक फंड्स की जो ज़रूरत होती है, या बाहर अगर किसी जगह पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके लिए जिन फंड्स की ज़रूरत होती है उसको हम फाइनेंस कहते हैं। लिक्विडिटी, द स्टेट ऑफ ऑनिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश। ठीक है, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है? कि कोई भी जो आपके पास प्रॉपर्टी या कोई आपका एसेट है वो अगर मोस्ट लिक्विड फॉर्म में कैश की शक्ल में कन्वर्ट होने को, जो उसकी एक टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो मुहित होता है या कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उस चीज़ को हम लिक्विडिटी का नाम देते हैं। डिविडेंड डिसीजंस, देयर हैज़ टू बी एन एप्रोप्रिएट well thought dividend policy for a firm in case it wants to maximize on its wealth। ठीक है, कि ये appropriate decisions making होती है उसके प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर जो है। ठीक है, जिसके अंदर जो है हम ये देखते हैं कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है? कि आपका जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स जो होते हैं और करंट लायबिलिटीज का जो एक डिफरेंस होता है उनके हवाले से उस चीज़ को हम वर्किंग कैपिटल का डिसीजन देखते हैं कि आपके करंट एसेट्स कितने होने चाहिए, आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी। तो उन चीज़ों के हवाले से जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल की डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजंस को डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजंस मेकिंग को डिस्कस, फाइनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस किया। फिर उसके अंदर हमने तीन मेजर डिसीजन मेकिंग को डिस्कस चीज़ों को डिस्कस किया, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर फाइनेंसिंग और जिसके अंदर डिविडेंड था। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज के टॉपिक में किसी किस्म की कोई क्यूरी या कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिला झिझक मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और जो आज का जो हमारा लेक्चर है इसको
इसके ऊपर ध्यान से स्टडी करें। इस लेक्चर को आप मुख्तलिफ किस्म के जो रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ पर भी इन चीज़ों को देखें और ध्यान से इनको चीज़ों को समझें और डिस्कस करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक दें। अगर आप फीडबैक देंगे तो इससे हमारी लर्निंग जो है अप्रोच वो भी बेहतर होगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।